तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का। और देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बारीकी से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी का परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को बारीकी से देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए दोस्तों नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो ग्राफिक टेलर माने जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ग्राफिक टेलर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों मानव भूगोल का जनक है ना वो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसे दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल। चलिए तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किसने कहा मानव प्रकृति के दास है। तो देखिए एनएल सैम्पल जो है ना इन्होंने कहा था कि जो मानव है वो प्रकृति का दास है, जो कि अमेरिका की रहने वाली है, ठीक है। तो किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? वो एनएल सैम्पल ने। चलिए आगे देखिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है। तो देखिए दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो है रेटजेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। देखिए दोस्तों संभववाद का प्रयोग ना सबसे पहले लुसियन फेब्रे ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका लुसियन फेब्रे हो जाता है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करके रख लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न की बात करेंगे। और जिन जिन बच्चों को ये प्रश्न याद है तो एक बार वीडियो को देख ले ताकि और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। देखिए दोस्तों इसका जो संकल्पना दिया था ना वो फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका फ्रेडरिक रेटजेल हो जाता है। सातवां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। तो ये कथन किनका है? तो ये जो कथन है कुमारी सैंपल का, यानी कि कुमारी एनएल सैंपल जो है उनका ये कहना है कि जो मानव है क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी, दोनों का मतलब एक ही है। क्रियाशील मानव यानी तो मानव जो है क्रिया करते रह रहा, अस्थिर यानी अस्थिर का मतलब जो स्थिर ना हो, तो ठीक है। ये परिवर्तन संबंध जो इन दोनों का संबंध जो है परस्पर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एनएल सैंपल का ये कहना है, ठीक है। कथन किनका है? तो ये कथन एनएल सैंपल की है। तो कुमारी सैंपल आपको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मेक्सिको में स्थानांतरण कृषि की प्रथा क्या कहलाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो देखिए मेक्सिको में जो स्थानांतरण कृषि है इसे हम लोग मिल्पा के नाम से जानते हैं। किस दोस्तों? मिल्पा के नाम से। तो करेक्ट आंसर आपका मिल्पा हो जाता है। नौवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक है रेटजेल ने, ऊपर मैंने बताया आपको। चलिए 10वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल का जनक किस देश को माना जाता है। देखिए दोस्तों भूगोल का जनक है ना वो से यूनान को माना जाता है। किसे दोस्तों? यूनान को, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध भूगोल वेता रेटजेल किस शिष्य थे। तो रेटजेल जो है ना फ्रेडरिक रेटजेल, इसका जो शिष्य था वो थे एनएल सिंपल, ठीक है। एनएल सिंपल जो थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। सैंपल बोल सकते हैं। चलिए या तो फिर एनएल सिंपल जो भी है। देखिए 12वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, किसने कहा। तो एनएल सैंपल का ही कहना है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। देखिए तो आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। तो तीनों को आप बहुत ही डीप तरीके से जान लें कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। तो चलिए फटाक से हम लोग बात करते हैं आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में। तो आर्थिक भूगोल में जैसे कि संसाधन भूगोल आ जाते हैं, ठीक है। कृषि भूगोल आ जाएंगे, आपका उद्योग भूगोल आ जाएंगे, पर्यटन भूगोल आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल आएंगे। ये सभी के सभी आपका आर्थिक में आएगा, ठीक है। आर्थिक में क्या आएगा? कृषि भी आएगा, संसाधन भूगोल आ जाएगा, पर्यटन भूगोल आ जाएगा, ठीक है, उद्योग भूगोल आ जाएगा। ये सब सभी क्या है? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र है। अब बात करेंगे राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र की। तो राजनीतिक भूगोल के जो उपक्षेत्र है जैसे कि निर्वाचन भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, ये सभी आपका राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र है। और यहाँ पे 15वें नंबर में क्या है कि सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र।
तो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र में आपका सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सभी आपके सामाजिक भूगोल में आ जाएंगे। तो इसे लिख के रख लें, ठीक है। क्या होता है कि आपको मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि राजनीतिक निम्न से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको पूछ लिया जा सकता है। फिर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बोलेगा कि आर्थिक भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र है, या तो फिर आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो आपको पता होगा कि आर्थिक भूगोल में ये सारे आ रहे हैं, राजनीतिक में ये हैं, सामाजिक में ये हैं, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या जैसे ना हो, ठीक है। तो चीज़ों को लिख के रखिए और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।